गांव सोजपुर के बाहर पीपल के पेड़ों की अंधेरी छांव में एक जर्जर हवेली थी, ठाकुर हवेली, जहां जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। सालों पहले यहां रोशनी, रौनक और मेहमानों की चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन अब हवेली वीरान थी। दीवारों पे दरारें थीं और पेड़ों की झूलती टहनियां, जैसे अतीत अब भी उसे जाने नहीं देना चाहता। और वहीं दूसरी ओर गांव के लोग अब भी फुसफुसाकर कहते हैं, वो हवेली शापित है। 50 साल पहले वहां रहने वाले ठाकुर रंजीत सिंह का पूरा परिवार एक ही रात में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। न किसी ने उनकी लाशें देखी, न कोई सुराग मिला। पर कहते हैं आधी रात को आज भी हवेली की खामोशी में पायल की हल्की छन-छन सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी वहां चल रहा हो। थोड़े दिन बाद शहर से एक आदमी आया, अर्जुन शर्मा, जो इतिहासकार था और उसे प्राचीन इमारतों की कहानियां खोजने का शौक था। अर्जुन ने रास्ते में मिले एक गांव वाले से पूछा, क्या आप बता सकते हैं ठाकुर रंजीत सिंह की हवेली किस तरफ है? अर्जुन की बात सुनकर गांव वाला कुछ देर खामोश रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, पीपल के पेड़ों के पीछे है वो हवेली, लेकिन वहां मत जाना बेटा। कहते हैं जो वहां गया लौटकर कभी वापस नहीं आया। ये भूत कुछ नहीं होते, ये सब गांव की बनाई कहानियां हैं। इतना कहकर अर्जुन हवेली की ओर बढ़ गया, बिना ये समझे कि वही हवेली उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी कहानी बनने वाली है। हवेली पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि सामने खड़ी वो हवेली देखने में बेहद डरावनी लग रही थी और हवा में किसी सड़ी हुई चीज की अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी। अर्जुन धीमे धीमे कदमों से हवेली के अंदर जाता। अंदर गहरा अंधेरा था और चारों ओर धूल ही धूल जमी थी। अर्जुन टॉर्च की मध्यम रोशनी इधर उधर डालता हुआ आगे बढ़ा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। ठाकुर रणजीत सिंह, उनकी पत्नी, उनका बेटा और एक छोटी सी मुस्कुराती बच्ची, मानो उन चेहरों के साथ वक्त भी वहीं ठहर गया हो। तभी अचानक उसी बच्चे की तस्वीर पर लाल रंग की एक बूंद टपकी। वो बूंद खून जैसी लाल थी। अर्जुन चौंक उठा। वो उसे गौर से देखने ही वाला था कि तभी उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। तभी अंधेरे में किसी ने धीरे से फुसफुसाया, कौन है वहाँ? अर्जुन घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। टॉर्च दोबारा जलाकर वो आगे बढ़ा, जहां उसे एक बंद दरवाजा नजर आया, पुराना, जंग लगा और रहस्यमय सन्नाटे में डूबा हुआ। उसने दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना पलंग, लकड़ी की संदूक और दीवारों पर कुछ अजीब निशान, जैसे किसी ने खून से बनाए हों। वो संदूक खोला तो अंदर कुछ पुरानी चिट्ठियां मिली। पहली चिट्ठी में लिखा था, अगर ये पत्र किसी के हाथ लगे तो जान लेना कि हवेली शरापित है। ठाकुर ने जो किया उसका परिणाम पूरा वंश भुगतेगा। अर्जुन दूसरी चिट्ठी पढ़ने ही वाला था कि पीछे से किसी ने धीरे धीरे दरवाजा खटखटाया। उसने मुड़कर देखा, पीछे एक धुंधली परछाई खड़ी थी। अर्जुन सहम गया और बोला, कौन हो तुम? मैं वो हूँ जिसे इस हवेली में धोखा मिला, वो जिसे जिंदा दीवार में दफना दिया गया। अर्जुन की रोंगटे खड़े हो गए। वो अब समझ गया कि हवेली का श्राप किसी औरत का है। वो बोली, ठाकुर रंजीत सिंह ने मुझे अपने लालच के लिए मारा। मैं उसकी पत्नी थी। जब मैंने देखा कि वो गांव की जमीन और दौलत पर कब्जा करने के लिए क्रूर योजनाएं बना रहा है, तो मैंने उसका विरोध किया। उसने मुझे रात में इस कमरे में बंद कर दिया और दीवार में दफना दिया। उस औरत की बातें सुनने के बाद अर्जुन संदूक पर रखे औजार उठाकर दीवार की ओर बढ़ा। दीवार अंदर से खोखली थी। उसने पूरी ताकत लगाकर दीवार का एक हिस्सा तोड़ दिया। अंदर से एक कंकाल बाहर गिरा। कंकाल के पैर में वही पायल थी, जिसे देखकर अर्जुन समझ गया कि ये उसी औरत की पायल है। जैसे ही उसने पायल उठाई, पूरी हवेली जोरों से कांप उठी। अचानक तेज हवा का तूफान अंदर घुस आया और कमरे में धुएं से धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी। वही परछाई, वही औरत, जिसकी आंखें अब लाल आग की तरह जल रही थी। वो औरत धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज में बोली, अब मेरा श्राप पूरा हुआ। जो मेरे सच तक पहुंचा है वही मेरी मुक्ति का कारण बनेगा। उसके बाद एक तेज आवाज के साथ वो आकृति अचानक गायब हो गई। धीरे धीरे हवाएं थम गई और कमरे में फिर से सन्नाटा फैल गया।
सुबह हवेली के पास आसमान सुनहरी रंग का हो चुका था। हवेली की दीवारों का रंग अब बदल चुका था। जहां पहले सन्नाटा और साया छाया रहता था, वहां अब सूरज की किरणें चमक रही थी। अर्जुन हवेली के बाहर बेहोश पड़ा था। उसने अपनी मुट्ठी में वही पायल कसकर पकड़ी हुई थी। हेलो दोस्तों, अगर ये रिकॉर्डिंग तुम तक पहुंच रही है तो शायद मैं अब भी जिंदा हूं। मैं अंदर गया था और अभी तक वापस नहीं आया। मुझे नहीं पता मैं जिंदा रहूंगा या नहीं, लेकिन जो मैंने देखा वो किसी भी कैमरे में पहले कभी नहीं कैद हुआ। दोस्तों, अगर मैं वापस ना आऊं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, ताकि और लोग इस सच्चाई से वाकिफ़ हो सकें। और अगर मैं किसी तरह अगला हिस्सा रिकॉर्ड कर पाया तो उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो मैं चलता हूँ आगे का रहस्य ढूंढने। 1 साल बाद अर्जुन ने हवेली पर एक किताब लिखी, शापित दीवारें। उसने हवेली की तस्वीरें अपने कंप्यूटर पर दिखाईं। हर तस्वीर बिल्कुल साफ थी, सिवाय एक के, जिसकी सिर्फ परछाई झलक रही थी। अर्जुन को सोचपुर हवेली की घटना घटे हुए अब पूरा 1 साल हो चुका था। उसकी लिखी किताब शापित दीवारें अब हर लाइब्रेरी के शेल्फ पर मौजूद थी और लोग उसे प्यार से भूतों का इतिहासकार कहने लगे थे। पर अर्जुन के भीतर गहरा सन्नाटा था। हर रात उसे वही सपना आता। वो खुद को फिर उसी हवेली में खड़ा देखता, जहां अंधेरे में कोई फुसफुसाता और कहता कि अभी एक आत्मा बाकी है। एक शाम जब अर्जुन अपने फ्लैट में अकेला बैठा था, उसका फोन अचानक बज उठा। नंबर अनजान था। उसने कॉल उठाया तो उधर से एक धीमी महिला की आवाज आई, अर्जुन, हवेली अब भी अधूरी है। कौन बोल रहा है? लेकिन जवाब में बस वही आवाज दोहराई, हवेली अब भी अधूरी है। कॉल कट गया। वो आवाज बिल्कुल वही थी जो हवेली में सुनी थी, ठाकुर की पत्नी राधिका देवी की। इतना सब होने के बाद भी अगली सुबह अर्जुन अपने ऑफिस जाता है। चेहरे पर थकान और आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। और ऑफिस पहुंचकर उसने अपने बॉस को पिछले कुछ दिनों की हर अजीब घटना बताई। वो डरावने सपने, रहस्यमयी आवाजें और अनजान कॉल। बॉस कुछ देर तक चुप रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, अर्जुन, शायद ये सब किसी इशारे की तरह है। तुम्हें सोचपुर जाकर उस हवेली का सच पता लगाना चाहिए। बॉस की बात सुनने के बाद उसी दिन अर्जुन ने फैसला किया वो दोबारा सोचपुर जाएगा। शाम होते ही वो गांव के लिए रवाना हो गया, उसी रहस्यमयी हवेली की ओर जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। जैसे ही अर्जुन गांव पहुंचा, गांव वाले उसे देखकर हैरान हो गए। आप फिर लौट आए। अब हवेली शांत है, वहां मत जाइए। लेकिन अर्जुन के भीतर बेचैनी थी। वो बोला, कोई आत्मा अब भी वहां बंधी है। मुझे रोज उस हवेली के डरावने सपने आते हैं, जैसे कोई आत्मा मुझसे कुछ कहना चाहती हो। गांव वालों से बात करने के बाद अर्जुन रात के सन्नाटे में टॉर्च लेकर हवेली पहुंचा। अंदर कदम रखते ही उसे महसूस हुआ हवेली अब पहले जैसी नहीं रही, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थी। अर्जुन डर से बोला, कोई है यहाँ? धीरे धीरे सीढ़ियों पर एक परछाई उभरने लगी, लेकिन वो औरत की नहीं थी, बल्कि एक छोटे बच्चे की थी, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल चमक रही थी। अर्जुन डर से बोला, तुम कौन हो? मैं ठाकुर का बेटा हूँ। मुझे कुएं में धक्का दे दिया गया था। कोई मुझे निकाल नहीं सका। अब तुम मुझे बाहर निकालो। उस बच्चे की बात सुनने के बाद अर्जुन हवेली के पीछे वाले हिस्से की ओर बढ़ने लगा। अर्जुन हवेली के पीछे वाले हिस्से में पहुंचा, जहां एक पुराना कुआं था। उसने कुएं में झांका। अंदर धुंध फैली थी और कहीं गहराई से हल्की सी हंसी की गूंज सुनाई दे रही थी। उसने गौर से नीचे देखा। धुंधले पानी में एक कंकाल तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। तभी उसने कुएं से उस कंकाल को बाहर निकाला। कंकाल छोटा था, जैसे किसी बच्चे का हो, और उसके हाथ में एक छोटी खिलौना कार थी। तभी कुछ देर बाद उसने उस बच्चे की परछाई देखी। वो धीमे स्वर में बोला, अब मैं आजाद हूँ, लेकिन अब तुम भी यहीं रहोगे। अर्जुन घबरा गया और बाहर की ओर भागने लगा। तभी राधिका देवी और उस बच्चे की परछाई उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसी वक्त वो औरत बोली, हमारा इंतजार पूरा हुआ।
अब इस हवेली का पहरेदार तुम होगे। नहीं, मुझे छोड़ दो। इस हवेली से कोई बाहर नहीं जा सकता। अब तुम ही इसके पहरेदार हो। फिर अचानक हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अगली सुबह गांव वाले और पुलिस ने अर्जुन शर्मा को हर जगह तलाशा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। कुछ दिन बीत गए और धीरे धीरे गांव वालों ने अर्जुन शर्मा की तलाश करना बंद कर दिया। समय गुजरा और उसकी रहस्यमय गुमशुदगी को पूरे 5 साल बीत चुके थे। उसी दौरान शहर की मशहूर इतिहासकार मायरा मल्होत्रा को पुरानी हवेलियों और उनसे जुड़ी कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी। एक दिन उसने अर्जुन शर्मा की किताब शापित दीवारें पढ़ी। किताब उसे बेहद रोचक लगी। हर पन्ने पर डर और रहस्य का एक नया रंग था। मायरा अर्जुन के अनुभवों को समझना चाहती थी, इसलिए उसने अर्जुन शर्मा को कॉल किया, पर फोन किसी ने नहीं उठाया। जवाब न मिलने पर मायरा उसके ऑफिस पहुंची। वहां अर्जुन के बॉस ने बताया, अर्जुन तो पिछले 5 सालों से गायब है। पुलिस ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। क्या? लेकिन कैसे गायब हुआ वो? ये सब उसी किताब की वजह से हुआ। अगर वो सोचपुर गांव न गया होता तो ये हादसा नहीं होता। आखिर अर्जुन के साथ हुआ क्या था? अर्जुन उस गांव गया था ठाकुर हवेली के रहस्य को जानने। वहां जाने के बाद से उसे अजीब अजीब सपने आने लगे और वो बार बार एक डरावनी परछाई देखने लगा। वो दोबारा सोचपुर लौटा और फिर कभी वापस नहीं आया। ये सुनकर मायरा के भीतर जिज्ञासा के साथ एक अजीब सा डर भी जाग उठा और उसने सोचपुर गांव जाने का फैसला कर लिया। कुछ घंटों के बाद वो गांव पहुंची। उसने गांव के लोगों से पूछा, क्या किसी को याद है अर्जुन शर्मा के साथ क्या हुआ था? तभी गांव के बुजुर्ग ने कहा, हाँ बेटी, वो 5 साल पहले फिर से आया था। मैंने उसे समझाया था हवेली के पास मत जाना, पर उसने मेरी बात नहीं मानी और सीधे हवेली की ओर चला गया। उसके बाद कोई उसे फिर कभी नहीं देख पाया। गांव के लोगों की बात सुनकर मायरा डर गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो उसी रात ठाकुर हवेली की ओर निकल पड़ी। जैसे ही मायरा ने हवेली के अंदर कदम रखा, उसे लगा मानो पूरी हवेली उसकी ओर घूर रही हो। चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा था और उसे एहसास हो रहा था कि कोई अनदेखी निगाहें उस पर टिकी हैं। अचानक हवेली के अंधेरे गलियारे में मायरा को एक परछाई दिखाई दी, जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने कांपते हाथों से टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी हवेली के भीतर से किसी बच्चे की धीमी सिहरन भरी हंसी गूंज उठी। मायरा ने घबराई आवाज में पुकारा, कौन है वहां? अंधेरे में से एक धीमी आवाज आई, मैं अर्जुन हूँ। मायरा डर गई। उसके सामने धीरे धीरे अर्जुन की परछाई आकार लेने लगी। वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। अर्जुन बोला, मैं सच्चाई जानने आया था, पर यहाँ सच्चाई ने ही मुझे बांध लिया। ठाकुर हवेली किसी का सच नहीं बताती, बस जिसे जानने की कोशिश करो वही इसका हिस्सा बन जाता है। तो तुम अब यहाँ क्या कर रहे हो? अब मैं इस हवेली का हिस्सा हूँ। जैसे राधिका देवी और वो बच्चा था, अब तुम भी आ चुकी हो मायरा। अब हवेली का इंतजार पूरा हुआ। अर्जुन की ये बात सुनकर मायरा डर गई और तभी इतना कहते ही हवेली के दरवाजे जोर की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गए। हवा में एक भयानक सन्नाटा फैल गया और अंदर से किसी की दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। अगली सुबह जब गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खोला तो अंदर घना सन्नाटा पसरा हुआ था। बस जमीन पर मायरा की टॉर्च पड़ी थी, जिसकी हल्की रोशनी अब भी झिलमिला रही थी। कहते हैं, जो भी उस हवेली में कदम रखता है कभी वापस नहीं लौटता, क्योंकि हर बार हवेली अपना एक नया पहरेदार चुन लेती है।